नमस्ते। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। स्मृति, रजनीश, आकाश, अक्षरा, शैलेश, वर्षा, इरफान, रंजना, रेणु, रुद्र, विपिन, पूनम, प्रभाकर, दुर्गेश, अनिल, प्रियंका, सुकृति, अभिषेक, मुस्कान, प्रतिका, गुड़िया, गौरी, गणेश, सोनम, अश्विनी, आकांक्षा, नंदू, टीना। चलिए, सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। और टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। मैंने आप लोगों को कल जो मौर्य साम्राज्य का टॉपिक पढ़ाया था उसके अंतर्गत 1 मिनट का टाइम लेकर रिवाइज कर देता हूं कि क्या बताया था, और उसके बाद फिर उसके आगे की ओर लेके चलता हूं। उसके पश्चात ये खत्म हो जाएगा अभी, तो इसलिए एक मानसिक फ्रेम बनना जरूरी है। उसी फ्रेम के ख्याल से मैं बताऊं कि आपको मैंने काल बता दिया है। काल के तहत मैंने तमाम राजाओं के नाम की एक सूची दे दिया है। उसके बाद फिर मैंने इनका क्षेत्र माने साम्राज्य विस्तार ये बता दिया है। इसके बाद फिर मैंने इनका प्रशासन पूरा बता दिया है। इसके बाद फिर मैंने आपको ये बता दिया है कि इनकी आर्थिक नीतियां क्या थी। आर्थिक नीति क्या थी? आर्थिक नीति जब स्पष्ट कर चुका हूं, उसके बाद संस्कृति की बात चल रही थी। संस्कृति के बाद समाज देखेंगे। संस्कृति के बाद में समाज देखेंगे। इसी के अंतर्गत हमें अशोक का धम्म भी देखना है। अशोक का धम्म भी देखना है। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि इस काल के इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास में कुल स्रोत कौन कौन से हैं। ये आपका क्लियर हो गया तो समझिए कि इस टॉपिक का अध्ययन आपने कंप्लीट कर लिया। मोटे तौर पर देखो तो 322-21 बीसी से लेकर 185 बीसी के बीच में मौर्य साम्राज्य का शासन रहा है। और इसके अंतर्गत हमको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति और अंत में वृद्धरथ जैसे राजा मिले हैं। उन राजाओं ने कौन कौन से धर्मों को अपनाया है ये मैंने लिस्ट दे दिया है। इनके साम्राज्य का विस्तार कितना था और कहाँ नहीं था, और साम्राज्य के विस्तार की जानकारी कहाँ से मिलती है ये सब मैंने बता दिया है। फिर हमने ये बता दिया है कि इनका प्रशासन का ढांचा कैसा था और प्रशासन के अंतर्गत शासक की क्या जिम्मेदारियां थी, शासक के क्या अधिकार थे, ये सब मैंने स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद फिर हमने ये बता दिया है कि शासकों की आर्थिक नीति क्या थी। और तब हम इधर की ओर चलकर देख सकते हैं कि हमारे लिए अब अध्ययन के लायक मूल रूप से बचा हुआ है समाज। समाज के अलावा हमारे लिए बचा हुआ है इनकी संस्कृति। संस्कृति की कुछ बातें हमने कल किया भी है और संस्कृति की कुछ बातें अभी होना शेष भी है। और स्रोत, तो सबसे पहले हम मौर्य काल के समाज को देखेंगे। मौर्य काल का समाज अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समाज पढ़ेंगे पहले। समाज के बाद में हम संस्कृति देखेंगे। संस्कृति के बाद में हम स्रोत देखेंगे, और स्रोत के अंतर्गत कई सारी बातें आएंगी। उसमें अशोक के सारे अभिलेख भी आएंगे और उसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त भी होगा। तो अब हम लोग चलकर देखें कि हमारा समाज का अध्ययन क्या होगा। मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज के अंतर्गत सबसे पहले हमें यह देखना है कि वर्ण और जाति के मुद्दे पर क्या फैक्ट
है जो आपको जानना चाहिए। उसके बाद आपको देखना होगा लिंग के मुद्दे पर कौन सा काम का फैक्ट है जो आपको देखना होगा। इसके बाद दास्ता के मुद्दे पर, उसके बाद नगर के मुद्दे पर, उसके बाद जन कल्याण के मुद्दे पर। यदि आप इन बिंदुओं पर अपना ध्यान प्रॉपर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप इनके समाज को जानते हैं। धन्यवाद रुद्रा बेटा, धन्यवाद। तो इस जगह पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि अर्थशास्त्र में हेडिंग लिख दिया हूं वर्ण और जाति। तो अब वर्ण और जाति के अंतर्गत हम एकदम व्यवस्थित होके मेंस की शैली में तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्स जो काम के हैं वो निकाल के ले आना है, और वही फैक्ट आप 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो वर्ण और जाति से संबंधित जो मूल मुद्दा है वो ये कि अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों के लिए भी अपराध के अनुसार मृत्युदंड का प्रावधान था। मृत्युदंड का प्रावधान था। मृत्युदंड का प्रावधान था। इसे एक लाइन में याद कर लेना ही काफी नहीं है, समझना जरूरी है कि क्यों इस तरह का स्टेटमेंट मैं आपके क्लास में रख रहा हूं। तो बात यह है कि जब आप प्राचीन काल के धर्मशास्त्र को पढ़िएगा, जैसे कि सूत्र साहित्य जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर में रचा गया, या फिर जब आप पढ़िएगा मौर्योत्तर काल में रचे गए स्मृतियों को, तो उन सबों को पढ़ते हुए आपको ये पता चलेगा कि धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए मृत्युदंड नहीं होना चाहिए का प्रस्ताव है। उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि ब्राह्मणों को शारीरिक दंड और मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या प्राचीन काल में ब्राह्मणों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था? इसी बात का उत्तर देते हुए हम देखते हैं कि ब्राह्मण एंड मृत्युदंड, तो हम देख रहे हैं कि भाई धर्मशास्त्र कहता है नो, धर्मशास्त्र कहता है नो, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अर्थशास्त्र क्या कहता है? अर्थशास्त्र कहता है यस। यस का मतलब है कि भाई अपराध करिएगा और कठोर अपराध रहेगा तो कठोर सजा रहेगी। ब्राह्मणों के लिए भी मृत्युदंड हो सकता है, इस तरह की बात अर्थशास्त्र में की गई है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि एक है कामंदक नीतिसार। कामंदक नीतिसार अर्थशास्त्र की ही तरह की एक किताब है। अर्थशास्त्र जैसी किताब का जो मूल कथानक है या जो मूल उसका विषय है वह यह है कि राज्य किस तरीके से बनता है और राज्य कैसे चलता है, यानी कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखी गई किताब है। शासन की व्यवस्था और उसकी नीतियों, उसके कार्यक्रमों, उसकी संस्थाओं आदि के ऊपर लिखी गई किताब है। तो उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि अपराध के मुताबिक सजा दीजिए, वर्ण और जाति का भेद करते हुए सजा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कामंदक नीतिसार भी इसी तरीके की किताब है, स्टेट क्राफ्ट पर ही लिखी गई किताब है।
उसमें भी कहा गया है कि अपराध के मुताबिक सजा मिल सकती है। इसके अतिरिक्त एक किताब आपको मिलेगी, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम इसमें भी हमें ऐसी कहानी मिलती है कि ये एक नाटक है। नाटक में एक ब्राह्मण है चारुदत्त नाम का, वो एक स्त्री जो नर्तकी है उससे प्रेम करता है और उसके ऊपर यह आरोप लगा है कि वह बसंत सेना, उसी स्त्री का नाम है, बसंत सेना की हत्या कर दिया है। अदालत में जब उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए मृत्यु दंड का न्यायिक निर्णय होता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष है और इसलिए वो बरी हो जाता है, लेकिन जब तक कि अदालत इस बात को मानता है कि वह हत्या का दोषी है तो अदालत ने उसके लिए जो सजा का किया है निर्णय, वह है मृत्युदंड। यानी कि ब्राह्मणों को भी मृत्युदंड मिलता था। ये वाला मुद्दा बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको इसी समझ के ख्याल से ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है। इसके बाद एक दूसरा फैक्ट जो इसमें काम के लायक मिलेगा वो ये कि मेगास्थनीज ने आपको उसकी किताब का नाम तो मैं बता ही चुका हूं, इंडिका। मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में 7 जातियां थी, 7 जातियां थी। अब ये बड़ी विचित्र सा स्टेटमेंट है कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थी, जबकि भारत में जाति प्रथा यदि देखिए तो सैकड़ों जातियां मिलती हैं और वर्ण व्यवस्था देखिए तो सिर्फ 4 वर्ण है। वर्ण है तो 4 जातियां हैं तो अनेक हैं। 7 प्रकार का सामाजिक विभाजन भारत में कहीं था नहीं। मेगास्थनीज कहता है कि 7 वर्गों में समाज बटा हुआ है। तो इस वजह से मेगास्थनीज के इस विभाजन को इतिहासकार इस तरीके से देखते हैं कि वो शायद ग्रीक था तो ग्रीक समाज में इस तरीके का सामाजिक विभाजन था, उसने भारत के समाज को ग्रीक लोगों के चश्मे से देख लिया। लेकिन उतने डिटेल में जाने के बजाय एक लाइन में सीधा सीधी समझ लीजिए कि मेगास्थनीज ने 7 जातियों की चर्चा किया है। 7 जातियों में से कौन कौन सी जातियां हैं मैं उस डिटेल में आपको नहीं ले जाऊंगा। आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 जातियों में भारत के समाज के विभाजन की बात किसने कहा है, तो मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने भारत के समाज में कितने वर्गों की बात किया है, तो 7। आपको बस ये लाइन याद रखना है। अब हम ये देखेंगे कि लिंग के आधार पर चल के बात करें, महिलाओं का मुद्दा कैसा है। महिलाएं तो महिलाओं के मुद्दे पर देखोगे कि एक तो गणिका के बारे में मैं बता चुका हूं। गणिका माने जो नृत्य वगैरह करती हैं और इसी माध्यम से आजीविका हासिल करती हैं, उनको लेकर क्या उपयोगी है जो काम के लायक तथ्य जो आपको जानना चाहिए। तो एक ये कि गणिकाओं के मामले में एक गणिका अध्यक्ष हुआ करता था, एक गणिका अध्यक्ष हुआ करता था, गणिकाओं के मामलों का प्रभारी सुपरिंटेंडेंट। उसके बाद फिर दूसरा काम का मामला क्या है, तो यह कि गणिकाओं को राजकीय प्रशिक्षण दिया जाता था, राजकीय प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इनसे कर की वसूली होती थी, कर की वसूली होती थी और ये अपना काम छोड़ना चाहें तो
इन्हें हर्जाना का रकम चुकाना पड़ता था, हर्जाना देना होता था। ये बहुत काम की जानकारी है कि आप यदि गणिका का अध्ययन करते हो तो यह देखो कि गणिकाओं को राजकीय प्रशिक्षण दिया गया तो राज्य का खर्च हुआ, राज्य अब उनसे कमाई भी करता है। लेकिन यदि कोई गणिका चाहे कि अब हम गणिका का काम नहीं करना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं, तो गणिका का काम छोड़ने के पहले उनको हर्जाना का एक रकम चुकाना पड़ेगा, तभी वो काम छोड़ सकती है। इसके बाद फिर गणिका माने नृत्य वगैरह करके आजीविका कमाने वाले लोग, कुछ उसे प्रोस्टिट्यूशन से भी जोड़कर देखते हैं। इस तरह से आजीविका कमाने वाले लोग माने महिलाएं। और उसके बाद फिर देखो कि गुप्तचरी जैसे काम में भी इनका उपयोग होता था, काम में भी उपयोग होता था। गुप्तचरी जैसे काम में भी गणिकाओं का उपयोग होता था, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि अशोक के काल में आपको एक खास बात नजर आने को है, वह महिला महिला सबसे बजाय स्त्री, स्त्री महामात्र। स्त्री महामात्र नाम का एक डिपार्टमेंट आपको नजर आएगा, स्त्री महामात्र। अशोक के अभिलेखों से हमको इसकी चर्चा मिलती है, अशोक के अभिलेखों से इसकी चर्चा मिलती है। इसकी चर्चा मिलती है। स्त्री महामात्र नाम का एक पद हमें नजर आता है। महामात्र माने वरिष्ठ अधिकारी, स्त्रियों से संबंधित एक अधिकारी है। ने कहीं ना कहीं आपको यह बात समझ में आएगी कि स्त्रियों के मामलों को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट था। जैसे आज की डेट में वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट उस युग में रहा होगा जो स्त्रियों के मामले को देखता होगा। इसके अलावा फिर आप देखोगे कि हमें कुछ महिलाओं का नाम मिलता है जिसके बारे में कुछ जानना चाहिए। एक ये कि एक महिला मिलती है देवी नाम से, देवी अशोक की पत्नी है, वह अशोक की वाइफ। अशोक की एक पत्नी है देवी, और देवी जो है इन्हीं का पुत्र है महेंद्र। और इन्हीं की पुत्री है संघमित्रा। संघमित्रा, महेंद्र तो बेटा है और बेटी है संघमित्रा। और ये संघमित्रा जो है वह गई थी अशोक की बेटी संघमित्रा अपने भाई महेंद्र के साथ गई है श्रीलंका। श्रीलंका गई है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन गए हैं? महेंद्र और संघमित्रा। मैं पीछे बता चुका हूं आप लोग को। इसके बाद फिर एक महिला और मिलती है, तिस्सरक्षिता। तिस्सरक्षिता, तिस्सरक्षिता यह है वाइफ ऑफ अशोक। वाइफ ऑफ अशोक। तिस्स नाम का एक व्यक्ति आपके अध्ययन में पहले भी शामिल हो चुका है। श्रीलंका का राजा है तिस्स।
उसी के समय में महेंद्र और संघमित्रा गए थे श्रीलंका और इनके प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने भी अशोक की ही तरह एक टाइटल लिया था, देवा नाम प्रियदर्शी, माने जो देवताओं को प्रिय है। अब उसी के नाम से जुड़ता हुआ ये नाम दिखता, तिस्स रक्षिता। संभव है कि इस महिला को तिस्स ने संरक्षण दिया होगा, या कहानी एक ये आती है कि तिस्स को किसी सर्प ने डस लिया था, तो इस महिला ने उसको बचाया था और इसलिए इसका नाम पड़ जाता है तिस्स रक्षिता। जो भी हो, जब महेंद्र और संघमित्रा वापस आ रहे थे भारत की ओर, तो राजा तिस्स ने कुछ उपहार भेजा था, उसमें से एक उपहार ये महिला भी थी और बाद में अशोक ने इस महिला से विवाह कर लिया था। विवाह करने के पश्चात फिर तिस्स रक्षिता कोई न कोई तरीके से प्रभावशाली बन गई होगी और चर्चा ये आती है कि अशोक के एक पुत्र कुणाल को इसने अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने का आमंत्रण दिया, यानी कि अशोक की पत्नी ने अशोक की किसी दूसरी पत्नी के बेटे कुणाल को यह ऑफर दिया कि आप हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। कुणाल ने इस बात से इनकार कर दिया और इसके आधार पर बहुत क्षुब्ध हो जाती है तिस्स रक्षिता और इसने उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और इन षड्यंत्रों के रास्ते परिणाम यह निकलता है कि कुणाल को अंधा कर दिया गया। यह बड़ी उल्लेखनीय बात है कि कुणाल आगे चलकर मौर्य वंश का राजा भी बनता है। तो कुणाल जिसने कि राजपद संभाला बाद में चलकर, तब जबकि वो अंधा हो चुका था, वो जन्म से अंधा नहीं था बल्कि उसे अंधा किया गया था। इसकी पूरी जानकारी आपको दिव्यावदान से मिलती है। दिव्यावदान नाम की बौद्ध पुस्तक है, उसमें ये पूरी जानकारी मिलती है। तो तिस्स रक्षिता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश से उस महिला का संबंध था, तो मौर्य वंश से, एंड शी वाज द वाइफ ऑफ अशोक। अब इसके बाद फिर हम महिला से संबंधित चर्चा को रोक देते हैं और तब आपको मैं ले चलूंगा इस मुद्दे की ओर, दास्ता का मुद्दा। दास्ता दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में सबसे पहली काम की बात यह कि हमें ऋग्वेद काल में भी दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हम चलकर देखें तो दास्ता थोड़ी बढ़ते नजर आती है और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखें तो दास्ता थोड़ी और बढ़ते नजर आती है। मैंने आपको पीछे बताया है कि बौद्ध साहित्य में पहली दफा हमको ऐसे लोगों के दास बन जाने की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने कि ऋण लिया था और ऋण का भुगतान नहीं कर पाए, तो फिर जिनसे ऋण लिया गया था उनके यहां वही व्यक्ति दास हो जाता है। ऋण न चुकाने वालों का दास हो जाने का पहला प्रमाण कहां से मिलता है, तो बौद्ध साहित्य से। इसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि मौर्य काल में दास प्रथा को लेकर क्या कहानी है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सके। मैं सिर्फ वो फैक्ट बताऊंगा। तो मौर्य काल में दास प्रथा को लेकर सबसे पहला पॉइंट कि ग्रीक स्रोत माने वो स्रोत जो ग्रीक लोगों के द्वारा लिखे जाने के रास्ते हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा है, इंडिका। ग्रीक स्रोत में कहा गया कि भारत में दास्तान नहीं थी। ग्रीक स्रोत में कहा गया कि भारत में दास्तान नहीं थी, यानी कि मेगास्थनीज क्या कहता है दास प्रथा को लेकर, तो यह कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। अब हम दूसरा देखें
कि अर्थशास्त्र क्या कहता है? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने। उनका दूसरा नाम चाणक्य भी है और उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त को राजा बनाए हैं और चंद्रगुप्त के महामंत्री भी थे। उन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखा। उस किताब का एक अध्याय ही है दास कल्प नाम से। दास कल्प। दास कल्प। दास कल्प में 8 प्रकार के दासों की चर्चा है। 8 प्रकार के दासों की चर्चा है। आठ प्रकार के दास का मतलब है कि कोई दास बनता है तो कैसे बनता है। दास बनने के कई तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों के आधार पर उन्हें एक कैटेगरी का दास करार दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत चलकर देखो तो एक तो है, मैं 8 नहीं बताऊंगा, उतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य समझ के ख्याल से आपको मैं बताऊं कि एक को कहते हैं उदरदास। उदरदास। उदरदास का मतलब है कि जो दास स्त्री के कोख से पैदा हुआ, मतलब जिसकी मां दास है, मां दासी हुई, मां दासी है तो संतान दास हो जाएगा। ये स्वाभाविक रूप से दास ही संतान के रूप में उनका जन्म हुआ और वो दास हो गए। ऐसे दास की संख्या ही ज्यादा होती है। उसके बाद फिर है, एक है कृतदास। कृतदास। कृत माने खरीदा हुआ। खरीदा हुआ। खरीदा हुआ दास। कृत माने खरीदा हुआ। इसका मतलब है कि दासों की खरीद बिक्री होती थी, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में यही लाइन रहेगा। हो सकता है कृतदास आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं रहे ही नहीं और सिंपल लाइन दे दे कि मौर्य काल में दासों की खरीद बिक्री होती थी। तो मौर्य काल में ही नहीं, संपूर्ण प्राचीन काल में दासों की खरीद बिक्री होती थी, आपको यह समझना है। तो दास की खरीद बिक्री होती थी और आप चाहे तो बाजार से दास खरीद सकते थे। एक ये बात हो गई। उसके बाद तब अगला मुद्दा है, दास की अगली श्रेणी आपको जो उल्लेखनीय नजर आएगी वह है ध्वजा हृत दास। ध्वजा हृत दास। ध्वजा हृत दास का मतलब क्या होता है? जिसको ध्वजा ने हर लिया हो। ध्वजा माने राजकीय ध्वज। इसमें क्या होता था कि कोई राजा कहीं पर युद्ध के लिए गया और युद्ध के बाद उसने जीत हासिल किया। जीत के बाद में वह वहां के लोगों को युद्धबंदी बनाया और उनमें से बहुतों को दास बना लिया। इस तरीके से जो व्यक्ति दास बनते थे उनको ध्वजाहृत दास कहते हैं। यानी कि हो सकता है कि फिर क्वेश्चन में ये दे दे कि राजकीय युद्धबंदी भी दास बनाए जाते थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने से लगता है कि हाँ, ध्वजा के द्वारा हरे हुए लोगों को दास बनाया जाता था। बेचता कौन था दास को? अब तो खरीद बिक्री की जब वस्तु है तो दुकानदार जैसे दाल और चावल बेचते हैं वैसे ही दास भी बेचते थे। तो इसमें कौन बेचता था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वस्तुएं जब बाजार में बिकती हैं तो उन्हीं वस्तुओं के साथ में दास की भी खरीद बिक्री हो जाती है। तो कोई भी खरीद बेच सकता है, इसकी कोई जाति नहीं थी, इसका कोई वर्ण नहीं था कि कौन बेचेगा कौन नहीं बेचेगा। फिर इसमें एक बात है कि कौटिल्य ने एक अहितक अहितक बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है, अहितक श्रेणी
के दास का उल्लेख किया। वो ये कहता है कि उच्च जाति के लोग जो या उच्च कुल खानदान के लोग हैं, वो दास नहीं बनाए जाने चाहिए, लेकिन फिर भी यदि किसी वजह से उनको दासता की स्थिति में आना पड़ता है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। माने उनके साथ अच्छा व्यवहार का मतलब होता है कि उनसे आप निम्न स्तर का काम नहीं करवाइए, ये वाली बात है। इसके बाद तब है कि मालिक और दास का संबंध, मालिक और दास का संबंध कैसा था? मालिक और दास का संबंध कैसा था, इस पर विचार करते हैं। मालिक और दास के बीच के संबंध पर यदि विचार करेंगे तो आपको यह पता चले कि दास मालिक की संपदा थे, संपदा थे। मालिक उन्हें दंड भी दे सकता था, दंड दे सकता था। लेकिन मृत्युदंड नहीं, मृत्युदंड नहीं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपका दास हो गया तब आप उसको मारते मारते मार ही दीजिए, जान ही ले लीजिए उसकी, इतना अधिकार आपको नहीं दिया गया है। दासों पर नियंत्रण रखने के लिए आप उनके साथ में कठोर व्यवहार भी कर सकते हैं और इसके तहत आप उनकी कुछ पिटाई भी कर देते हैं, तो उस समय दास प्रथा के अंतर्गत इतना एक्सेप्टेबल है। बट ये नहीं कि अब आप उनकी इतनी पिटाई करिएगा कि आप उनकी जान ही ले लीजिएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज नॉट अलाउड। इसके बाद फिर क्या है कि आप दास को बेच भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इसके बाद अगला मुद्दा है कि यदि दास यदि वृद्ध हो जाता था, हो जाता हाँ, तो उसे निकाला नहीं जाता था, उसे निकाला नहीं जाता था। नहीं जाता था। माने ऐसा न हो जाए कि आप शरीर से सक्षम है तब तो मजदूरी करवा ली गई आपसे और आप वृद्ध हो गए, अब आपका शरीर काम नहीं दे रहा है तो दास को निकाल दिया गया मालिक के द्वारा और अब दास भूखे मर जाएगा। तो ऐसी परंपरा नहीं थी, दास मालिक के साथ में रहता था और उसके खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। मालिक मृत दासों का संस्कार भी करता था, करवाता था। मालिक मृत दासों का संस्कार भी करवाता था। यदि कोई दास मर गया, उसका कोई है नहीं सगा, तो मालिक ही उसका दाह संस्कार भी करवा देता था। इसके बाद फिर अगला मुद्दा है कि यदि दासी, यहीं पे देखो क्वेश्चन आया है, लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन यहीं से आया है। यदि दासी अपने स्वामी से गर्भ धारण कर ले तो
धारण कर ले तो वह संतान दासता से मुक्त हो जाता था, दासता से मुक्त हो जाती थी। यानी कोई दासी यदि किसी मालिक यानी अपने स्वामी के साथ शारीरिक संबंध बना ले और उसका गर्भ धारण कर ले, उससे जो संतान उत्पन्न होगी वह संतान स्वतः ही दासता से मुक्त हो जाएगी। और इस स्थिति में दासी भी मुक्त हो जाती थी, दासी भी मुक्त हो जाती थी, दासी भी मुक्त हो जाती थी। यानी दासी को भी दासता से मुक्ति मिल जाती थी और उसकी संतान को भी दासता से मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन ऐसी संतान उस व्यक्ति की पत्नी की संतान के समान नहीं होता था, माने आप यदि कहिएगा कि दासी के कोख से कोई पुत्र उत्पन्न हो गया तो पुत्र उत्पन्न हो जाने के नाते वो स्वामी के जो लेजिटिमेट पुत्र हैं उनकी तरह उस व्यक्ति की पैतृक संपदा का हिस्सेदार होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि दासी पुत्र उत्तराधिकार का हकदार नहीं होता था, इतनी बातें यदि आपने समझ लिया तो आपको दासता से संबंधित सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट और एक्सप्लेन करूंगा और दास संबंधित मामले में आपकी समझ साफ हो जाएगी। अब आप देखो कि भारत में दासों पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी, भारत में दासों पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। और दूसरा, भारत में दासों से अच्छा व्यवहार होता था, अच्छा व्यवहार का मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि दास प्रथा बड़ी अच्छी चीज होती है। भाई दास प्रथा है, अच्छी चीज तो कभी नहीं होगी, लेकिन ये बात है कि दास प्रथा के अंतर्गत ही कहाँ के दासों के साथ में सबसे बुरा व्यवहार होता है और कहाँ के दासों के साथ में व्यवहार थोड़ा कम बुरा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देखते हैं कि दास प्रथा को लेकर जब ग्रीक विद्वान ये कहते हैं कि भारत में दासता थी ही नहीं, तो सवाल ये उठता है कि दासता क्यों नहीं थी।
ग्रीक विद्वानों को ऐसा क्यों लगता है कि भारत में दास्ता नहीं थी? ग्रीक विद्वानों को यदि ऐसा लग रहा है कि भारत में दास्ता नहीं है, तो इसी को लेकर विद्वानों ने खूब मनन मंथन किया है और इस पे दो तरीके के निष्कर्ष निकाले हैं। एक ये कि ग्रीक समाज के अंदर समस्त भूमि का मालिक कुछ मुट्ठी भर लॉर्ड्स होते थे और बाकी सारे के सारे लोग उसके ऊपर काम करने वाले मजदूर होते थे। और चूंकि वहां पर आबादी बहुत कम थी, तो जरूरत पड़ने के बाद मालिकों को पर्याप्त मात्रा में श्रमिक नहीं मिलते थे। इस संकट से बचने के लिए मालिकों ने उपलब्ध आबादी को दास बनाना शुरू कर दिया और जो भी श्रमिक थे वो अधिकांशतया दास हो गए। भारत में ऐसी बात नहीं थी। भारत में भूमि का स्वामित्व ग्रीक समाज की तुलना में ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर कुछ बड़े कृषक थे, कुछ मंझोले कृषक थे, कुछ छोटे कृषक थे, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छोटे 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 भूखंडों के मालिक होते थे और अपनी ही भूमि पर खेती करते थे। यानी कि हिंदुस्तान में किसान भूमि का मालिक होते थे, सिर्फ लॉर्ड्स भूमि के मालिक नहीं होते थे। इस जगह पर भारतीय समाज ग्रीक समाज की तुलना में ज्यादा न्याय संगत और बेहतर दिखता है। दूसरी बात यह है कि जब छोटे छोटे भूमिधर हैं, अपनी अपनी भूमि पर खेती करते हैं, तो वो चूंकि इतने अमीर नहीं हैं कि दास अफोर्ड कर सके, तो खुद खेती करते हैं, खुद ही काम करते हैं। उनको श्रमिक की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि वो खुद ही अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर खेती कर लेते हैं। तीसरी बात यह है कि भारत में आबादी ज्यादा है और ज्यादा आबादी होने के नाते आपको खेती के काम के लिए या किसी भी दूसरे काम के लिए जब भी मजदूर की जरूरत पड़ती है तो मजदूर की उपलब्धता हो जाती है। जब मजदूर उपलब्ध है जरूरत के अनुसार काम करने के लिए, तो उसको दास बनाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। और इस वजह से हिंदुस्तान के समाज में श्रमिक वर्ग के रूप में दास की अनिवार्यता नहीं थी। और इसीलिए चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, इसके अंदर बतौर श्रमिक दास का उपयोग मिनिमम दिखता है। संपूर्ण प्राचीन काल में या मध्यकाल में आपको यह बात नजर आने को है कि दास का उपयोग आर्थिक कार्यों में मिनिमम है, जबकि ग्रीक समाज में या मिस्र के समाज में आप उस समय देखो तो दास का उपयोग इकोनॉमी में मैक्सिमम है। श्रमिक के रूप में काम आने वाले लोग मुख्यतया दास ही थे। भारत में वो बात नहीं थी और कारण यही है कि भारत में आबादी ज्यादा थी और छोटे छोटे भूमिधर भी थे जो अपने घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर ही खेती कर लेते थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ द लेबर दासों पर उतना डिपेंडेंट नहीं था। यही लाइन आपके सामने क्वेश्चन में कहीं डाल दिया जाएगा कि भारत में आर्थिक क्रियाकलाप के लिए श्रमिक की आपूर्ति मुख्यतया दास के रूप में होती थी या दास के माध्यम से होती थी। तो उत्तर है नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। इसीलिए यहां पर मैंने क्या लिखा लाइन कि भारत में दासों पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। भारत में दासों पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात क्या है कि भारत में दासों से व्यवहार थोड़ा अच्छा था। अच्छा का मतलब क्या है? तुलनात्मक रूप से अच्छा, तुलनात्मक रूप से अच्छा। यानी कि जब आप दास की बात करते हो ग्रीक समाज में, तो उनके प्रति जितनी कठोरता बरती जाती थी उतनी कठोरता भारतीय समाज में नहीं बरती जाती थी। और यही दो वजह रहे होंगे कि ग्रीक यात्रियों को भारत में दासता दिखती ही नहीं है। भारत में दासता है,
ज्यादातर दासों का इस्तेमाल किया जाता है घरेलू कामों में, सेवा सत्कार के काम में। सेवा सत्कार के काम में दास का उपयोग ज्यादा होता है। जैसे कुछ धनी मानी लोग घरों में नौकर लोग रखते थे ना, उसी तरीके से दास रखे जाते थे। तो डोमेस्टिक अफेयर्स में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है दासों का वनस्पत की आर्थिक क्रियाकलापों में। अब मैं कह सकता हूं कि दासता से संबंधित हमारी चर्चा यहां पर पूर्ण हो गई। यहां पर पूर्ण हो गई का मतलब ये नहीं है कि मैं आगे के अध्याय में दासता के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। आगे के अध्याय में जाऊंगा तो आगे बात करूंगा, लेकिन मौर्य काल से संबंधित चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों के सामने में जो चर्चा के लायक बात है वो नगर की। नगर को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। नगरों की संख्या बढ़ रही थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का अध्ययन आपने किया है तो आपने पढ़ा है कि नगरीकरण में तेजी आई थी, तो नगर की संख्या बढ़ रही थी। दूसरी बात आपने ये पढ़ा है कि नगर की संख्या बढ़ रही है तो नगरों का प्रशासन कैसे चलता था। नगरों का प्रशासन कैसे चलता था, इसको लेकर बहुत विस्तृत अध्ययन या विस्तृत जानकारी इंडिका से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिका से। माने मौर्य काल के दौर में जो नगर हैं, नगरों का प्रशासन कैसे चलता था, इसकी जानकारी का सबसे मुख्य स्रोत, सबसे विस्तृत स्रोत कौन है? तो मेगास्थनीज की लिखी हुई किताब इंडिका। इसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि 30 मेंबर्स शासन चलाते थे। मैंने नगर का प्रशासन चलाने वाले लोगों की कुल संख्या 30 थी। 6 समितियां थी। अलग अलग मामलों को देखने के लिए अलग अलग समितियां होती थी। अब उसके डिटेल में मत जाइएगा कौन कौन समिति थी। और उसके अंतर्गत प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इस तरीके से 30 मेंबर्स हो गए। 6 कमिटीज, ईच कमिटी कैरीज 5 मेंबर्स। So in total there were 30 members who were instrumental in administering the cities. नगरों के शासन को चलाने के लिए यही 30 सदस्य लोग होते थे। नगर प्रशासन के बारे में इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। और तब जन कल्याण का मुद्दा, जन कल्याण, जन कल्याण के तहत आपको मैंने कल के क्लास में अर्थशास्त्र का आदर्श बता रखा है, तो उधर तो जाना नहीं है। उसके बाद मैंने आपको अशोक का भी आदर्श बता रखा है। अर्थशास्त्र का आदर्श बता दिया है, अशोक का आदर्श बता दिया है, तो उधर तो बिल्कुल नहीं जाना। अब यहां मैंने कल यह भी बताया था कि अर्थशास्त्र में वार्ता का भी उल्लेख हुआ है। वार्ता माने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि स्टेट का यह फर्ज बनता है कि वह नागरिकों को आजीविका उपलब्ध करवाए। इसमें एक रोचक कहानी आपको मैं बताऊं कि अच्छा ये वाला साइड बिल्कुल ही आज शांत दिख रहा है, एक भी कमेंट नहीं आया है। दोनों बच्चे एक ही साथ में मर्ज हैं क्या? यानी कि संकल्प 2 और संकल्प दोनों के बच्चे एक साथ में ही मर्ज हैं। तो आप में से मुझे कोई अपनी ओर से कमेंट करके बताइए कि कौन संकल्प 1 के हैं, कौन संकल्प 2 के हैं। मतलब मैं कंफर्म होना चाहता हूं, क्योंकि आज कुछ सूचना देना है, इसलिए मैं
आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप में से जो बच्चे अभी लाइव हैं, जो चैट कर रहे हैं, उनमें से कौन बच्चे ऐसे हैं जो संकल्प 1 के हैं। यदि एक भी 2 बच्चा ने कह दिया मैं मान लो संकल्प 1, ऑल राइट, समझ गया, ठीक है, ठीक। तो अभी 2 मिनट के बाद में मैं एक सूचना देने जा रहा हूं। उस सूचना के पहले मैं आप लोगों से कंफर्म होना चाहता था। चलिए, ठीक है। हो गया दोस्त, हो गया चलिए, तो मैं आपको अभी क्या बताने जा रहा हूं। पहले टॉपिक की बात करते हैं कि जब भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और श्री बेनेगल राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एडवाइजर थे। और शुरुआती दौर में संविधान का ड्राफ्ट बनाने का दायित्व उन्हीं के पास में था। तो संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करते हुए एक दफा वो मिलने जाते हैं राजेंद्र बाबू से और कहते हैं कि अर्थशास्त्र में इस तरीके का निर्देश है कि राज्य का दायित्व तो बनता है कि वह नागरिकों को आजीविका उपलब्ध करवाए। वहां आजीविका से मतलब ये निकाला गया है कि राज्य का दायित्व बनता है कि वह लोगों को भोजन पानी दे, यानी कि कोई भूखा न मरे। ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेजों के शासन के दौरान बड़े पैमाने पे अकाल का शिकार होता था, और अब आजाद हुआ है हिंदुस्तान और सरकार हिंदुस्तान के लोगों की बनी है और हिंदुस्तानी लोग अपना संविधान बना रहे हैं। तो यह चर्चा हो रही कि क्या हम एक्सेप्ट कर लें इस दायित्व को कि राज्य की जिम्मेदारी बनेगी कि वह अपने नागरिकों को भोजन दे। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि हो सकता है कि उस समय अर्थव्यवस्था इसको अलाउ करती होगी, लेकिन आज तो हम जितनी बुरी स्थिति में हैं, हम इस जिम्मेदारी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। राजेंद्र बाबू उस आइडिया के प्रति अप्रिसिएटिव हैं, उसके प्रशंसक हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी का कष्ट है। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि भारत में एक दौर ऐसा भी आता है जबकि स्टेट ने यह जिम्मेदारी ले लिया कि हम राइट टू फूड देंगे, और जब तक कि राइट टू फूड नहीं दिया गया था तब तक भी स्टेट ने वेलफेयर स्टेट के रूप में इस तरह के कई सारे कार्य किए कि हिंदुस्तान के लोग अकाल से न मरें। इस पूरी कहानी को एक फ्रेम में समझिए, तो मैं आप लोगों के सामने इसे अब एक मिनट के अंतर्गत रिवाइज करता हूं कि प्राचीन काल के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि वार्ता उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ये कौन कहता है? तो अर्थशास्त्र, माने आजीविका उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र के आदर्श को पेश किया बेनेगल राव साहब ने किनके सामने? राजेंद्र बाबू के सामने। राजेंद्र बाबू ने कहा कि अभी हम सक्षम नहीं हैं, काश के ऐसा हो पाता। और आगे चलकर भारत की सरकार ने क्या किया? राइट टू फूड दे दिया। अब आपको यह अंदाजा लगेगा कि भारत में अकाल को लेकर क्या कहानी है, ग्रीक लोग क्या कहते हैं। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में अकाल पड़ता ही नहीं है। मेगास्थनीज क्यों कह रहा है कि अकाल नहीं पड़ता है? हो सकता है कि उसने भारत में अकाल की स्थितियां देखी नहीं हो, या हो सकता है कि अकाल यदि पड़ता भी होगा तो अकाल में उतनी विभत्सता नहीं होती होगी, उतने लोग विभीषिका का शिकार नहीं होते होंगे, क्योंकि स्टेट उस समय कल्याणकारी था। और स्टेट के कल्याणकारी कार्यों का प्रमाण आपको सहगौरा और महास्थान के 2 अभिलेखों से भी मिल जाना है, कि जिसके तहत इस बात की जानकारी मिलती है कि यदि कभी किसी इलाके में अकाल की स्थितियां आ जाए तो स्टेट कहता है कि हमारे राजकीय धान्य कोठार में जो अन्न पड़ा हुआ है उसका द्वार खोल दो लोगों के लिए, यानी लोगों को मरना नहीं चाहिए। यह वेलफेयर स्टेट की पूरी संकल्पना आपको मौर्य काल में नजर आ जाएगी। इसी कहानी को मैं आपके सामने में जो भी काम का फैक्ट है उसके रास्ते रख देता हूं। तो आप देखो कि अर्थशास्त्र में वार्ता की कहानी आ गई। अशोक ने तो कह ही दिया था कि हम कल्याणकारी आदर्श अपनाएंगे, पिता तुल्य। और फिर सेकंड, बृहद शिलालेख
इसकी चर्चा भी मैंने कल किया था। सेकेंड बृहत शिलालेख में उसने जो जन कल्याणकारी काम किया है उसका ब्यौरा उसने दिया है। इसके बाद फिर इंडिका में क्या कहा गया? भारत में अकाल नहीं पड़ता है, भारत में अकाल नहीं पड़ता है। उसके बाद तब जैन साहित्य क्या कहता है? जैन साहित्य क्या कहता है? आपको मैंने बताया था कि जैन साहित्य में एक जगह चर्चा आई है कि जब मगध में अकाल की स्थिति आ गई तो फिर जैन भिक्षु भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ में कर्नाटक की ओर चले गए थे और 12 वर्षों के बाद में लौट कर आए थे। तो जैन साहित्य से तो हमें मौर्य काल में अकाल पड़ने की जानकारी मिलती है। इसके बाद फिर अकाल पड़ता है, यही ना, अकाल का प्रमाण। इसके बाद सहगौरा और महास्थान अभिलेख, अभिलेख, सहगौरा और महास्थान अभिलेख। तो पहले आप समझिए कि सहगौरा गोरखपुर के पास में एक जगह है और महास्थान आज के बांग्लादेश में। इन दो जगहों से हमें अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के रहे होंगे, कंफर्म नहीं है लेकिन अनुमान यही है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के होंगे। और उन दोनों अभिलेखों में क्या बात कही गई है? तो यही कि यदि अकाल की स्थिति आती है तो राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों की सहायता करे। आरंभ में तो राज्य लोगों को ऋण देगा ताकि लोग खेती वेती करके अन्न का सप्लाई सुनिश्चित करें ताकि अकाल न पड़े। और उसके बावजूद यदि अकाल की स्थिति आ जाती है तो स्टेट का यह दायित्व बनता है कि वह लोगों के लिए अपने उपलब्ध अन्न के भंडार से अन्न की आपूर्ति करे और लोगों को अकाल में मरने न दे। इस तरीके की जिम्मेदारी आपको स्टेट अपने लिए लेता हुआ नजर आएगा। सहगौरा कहां? गोरखपुर। और महास्थान कहां? बांग्लादेश, बांग्लादेश। और इससे जानकारी क्या मिलती है? अकाल के दौरान राहत कार्य, अकाल के दौरान राज्य के द्वारा राहत कार्य, राज्य के द्वारा राहत कार्य। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाल से संबंधित चर्चा भी हमारी पूर्ण हो गई। अब समाज संबंधित अध्ययन संबंधित हमारे अध्ययन की जो क्रिया है वो पूरी हो गई। इसके पहले कि मैं आपको संस्कृति की ओर लेके जाऊं, मैं आपके सामने में एक घोषणा कर रहा हूं। वो ये कि आप लोगों ने टेस्ट दिया था, आपने कोई टेस्ट दिया था और उस टेस्ट का रिजल्ट आया है और रिजल्ट के लिए 10-10 लोगों के नामों की सूची मेरे पास भेजी गई है और मुझे कहा गया है कि मैं क्लास के दौरान बता दूं कि रिजल्ट किसका कैसा रहा। टॉप 10 परफॉर्मर्स कौन कौन हैं, मुझे उनकी सूची क्लास में जारी करने की हिदायत मिली है। तो सबसे पहले संकल्प 1, संकल्प 1 के तहत चल के देखो तो टॉप परफॉर्मेंस हैं, एक हैं, नाम बोल रहा हूं, दिल की धड़कन थाम के बैठिए, अंजू राजपूत, टॉपर हैं आप।
अंजू राजपूत का मार्क्स कितना है? 114.68, 114.68। आप दोनों ही बैचेज को मिलाकर संयुक्त रूप से टॉपर हैं। अंजू राजपूत, यदि आप उपलब्ध हो तो अपनी ओर से एक दफा अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ताकि मैं आपको अप्रिसिएट कर सकूं और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर सकूं। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो है ही, लेकिन यदि उपलब्ध हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। मे बी कि वो नहीं उपलब्ध हो। अंजू राजपूत। उसके बाद वीरा चौधरी। वीरा चौधरी, वीरा चौधरी का कितना है? अंजू राजपूत का 114.68 और वीरा चौधरी उनका कितना है? तो उनका है 98.04। 98.04। उसके बाद कलाम अंसारी। कलाम अंसारी, कलाम अंसारी का कितना है? 96.72। 96.72। मैंने 3 का नाम के साथ में यहां मार्क्स लिख दिया, बाकी का बोल देता हूं। विमलेश यादव, इनका भी एग्जैक्टली उतना ही है, 96.72। तो हम कलाम अंसारी और विमलेश इन दोनों को बराबर का रैंक दे सकते हैं, दोनों ही तीसरा हैं। उसके बाद वर्षा सिंह। वर्षा सिंह, सिंह मतलब वर्षा 2 बार अपने नाम के साथ सिंह लगाती है। उनका मार्क्स कितना है? 91.36। 91.36। और पैसन द आईपीएस, वाह, पैसन द आईपीएस, उनका मार्क्स कितना है? 90.72। और साहिल सरोज खाती, साहिल सरोज खाती, इनका कितना है? 90.7, 90.7। फिर स्वयं सिंह, उनका है 89.4। हिमालय यादव 88.74। उसके बाद नूर जहां, इनका है 88.74। तो संकल्प 1 के बैच के जो टॉप 10 मार्क्स गेटर्स हैं, उनका नाम आपके सामने में मैंने रख दिया। और अब मैं संकल्प 2 वाले का नाम रखता हूं आपके सामने में। संकल्प 2 वाले का परफॉर्मेंस जो है वो 1 वाले की तुलना में तो कम है, लेकिन फिर भी शुरुआत है तो अच्छा ही है। इसमें पहला है मौलिक आर छबोड़ा। मौलिक आर छबोड़ा, उनका है 78.74। उसके बाद ऋषभ 78.06। फिर रीना गोस्वामी 72.12। गुफरान अली 69.46। मेघा जैन 68.7। इंद्रकांत द्विवेदी 68.12। राघवेंद्र प्रसाद 64.8। भारती कुमारी 63.42। मनीष कुमार सोनी 62.12। जया दुबे 57.44। कुल मिलाकर आपके सामने में दोनों ही बैच के जो टॉपर्स हैं उनका मार्क्स मैंने रख दिया। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की चर्चा में हमें क्या पढ़ना है? तो हमें मौर्य काल की संस्कृति की ओर जाना है। संस्कृति,
संस्कृति में हम क्या देखेंगे? धर्म, भाषा, साहित्य, धर्म, भाषा, साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला, मृदभांड, और सिक्के। धर्म, भाषा, साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला, मृदभांड और सिक्के। आपके काम के लायक जो फैक्ट है सिर्फ उतना ही बोलना है, उसके अतिरिक्त आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो अब आप ये देखो कि मौर्य काल में कौन से राजा की कौन सी धार्मिक नीति थी और उन्होंने कौन से धर्म को संरक्षण दिया, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसको मैं कंप्लीट मानूंगा, उधर जाना एकदम जरूरी नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि मौर्य काल के सिक्के का अध्ययन मैं आपके सामने करा चुका हूं, उसे मैं दोबारा बिल्कुल नहीं कराऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। मौर्य काल का मृदभांड कौन सा था? तो NBPW श्रेणी का मृदभांड ही इस काल में चल रहा था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर श्रेणी का मृदभांड ही इस दौर में भी चल रहा था। इसके अतिरिक्त इस विषय पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो आपके सामने बच क्या गया? स्थापत्य, मूर्तिकला और भाषा साहित्य। सबसे पहले भाषा साहित्य को देखते हैं। भाषा साहित्य तो आपको यह मालूम हो कि चंद्रगुप्त के काल में आपको एक किताब जो लिखी हुई नजर आ रही है वह है अर्थशास्त्र। आपने अर्थशास्त्र के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन कर लिया है, तो इसलिए मैं अर्थशास्त्र के बारे में ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, सिवाय इसके कि अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा। उसके बाद फिर इस दौर में आपको एक धर्मसूत्र की रचना भी हुई है। धर्मसूत्र की रचना भी हुई है। कौन सा धर्मसूत्र इस काल में लिखा गया है इसको लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये बात कह सकते हैं कि जो धर्मशास्त्रीय ग्रंथ लिखे जा रहे थे ब्राह्मणों के द्वारा, उनमें से कुछ धर्मशास्त्रीय ग्रंथ इस काल में भी रचे गए हैं। हालांकि इस दौर के साहित्यों में धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की ज्यादा प्रधानता नहीं है, प्रधानता धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की नहीं है, लेकिन कुछ रचना इस काल में भी हुई है। उसके बाद फिर व्याकरण की एक किताब आपको मिलेगी, व्रतिका। व्रतिका के लेखक थे कात्यायन। विषय है व्याकरण। कात्यायन की किताब व्रतिका, जिसका सब्जेक्ट है व्याकरण। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सॉरी, नहीं माफ करिए, इसका उल्लेख अभी पहली बार ही हुआ है। मुझे बहुत जलन हो रहा है, क्लास में अनाउंस मत करो प्लीज। मैं तो चाहता हूं कि तुम में से हर किसी के अंदर ये जलन की भावना आए, क्योंकि यही जलन है जो तुम्हारे अंदर वो आग पैदा कर सकती है
कि जिसके कारण तुम इनलाइटेंड हो जाओगे और तुम्हारे अंदर का जो फायर होता है ना, वो इतना पावरफुल होता है कि उसके बाद फिर यूपीएससी वाले भी तुमको फायर नहीं कर पाएंगे। तो इफ यू वांट टू डू द बेस्ट, तुम अपने अंदर अलख जगाओ, और यदि उस अलख का एक स्रोत ईर्ष्या और द्वेष को और जलन को बना लो तो ये भी बहुत स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि वास्तव में प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जलन होना ही चाहिए। हाँ, जलन के बाद की जो अगली क्रिया है वो यदि रचनात्मक है तो वह भव्य है और स्वागत योग्य है। फिर व्रतिका, व्रतिका के बाद अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य 12 अंगों का संकलन, अंगों का संकलन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और उसके बाद है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, इसके तहत आपको बताया था अभिधम्म पिटक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यदि आप सभी पुस्तकों की भाषा की बात करके देखो तो ये पहली 3 किताबें जो है वो संस्कृत में है। पहली 3 किताबें संस्कृत में है। जैन साहित्य जो है वह अर्धमागधी में है, अर्धमागधी। जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है शुरुआती दौर के, वो सभी साहित्य आपको अर्धमागधी में मिलेंगे। महावीर जैन इसी भाषा में लोगों से संवाद करते थे। और बौद्ध साहित्य जो है वह पाली में मिलेगा, पाली में मिलेगा। जो उसका त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, वो तीनों ही पिटक पाली भाषा में है। तो कुल मिलाकर भाषा साहित्य का मामला हमारा पूर्ण हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि इस दौर में लिपि कौन सी थी, भाषा तो आपने कर लिया, तो लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ज्यादातर अशोक के अभिलेखों में भी वही लिपि आपको नजर आएगी। ठीक है, तो यह मामला हमारा पूरा हो गया। भाषा साहित्य की बात खत्म। स्थापत्य और मूर्तिकला की बात यदि करके देखो तो मैंने कल भी इसके दौरान बहुत कुछ बताया है। स्थापत्य का प्रमाण, सबसे पहला पॉइंट स्थापत्य के प्रमाण में स्तूप, दूसरा गुफा, तीसरा राजमहल, राजमहल, स्तूप, गुफा और राजमहल, यही 3 तरह के भवन आपको उस दौर में नजर आएंगे। मैं इन सब के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो अब उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चौथा कैटेगरी जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है वो है अशोक के स्तंभ। अशोक के जो स्तंभ हैं उनको भी स्थापत्य की श्रेणी में ही रख दिया जाता है। स्थापत्य माने संरचनात्मक कार्य, भवन निर्माण और संरचनात्मक कार्य को हम स्थापत्य में पढ़ते हैं। अशोक के स्तंभ को भी इस दौरान देखा जा सकता है। मैं आपको अशोक का स्तंभ दिखा दूंगा, लेकिन मेरा ये प्रपोजल है कि अशोक के स्तंभों का अध्ययन आप मेंस के क्लास में करिए। क्लियर है? अशोक के स्तंभों का अध्ययन आप मेंस के क्लास में करिए। उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि इस काल की मूर्तियां,
मूर्तियां। तो इस काल की मूर्ति कला को राजकीय मूर्ति कला, राजकीय मूर्ति कला और लोक कला की श्रेणी में बांटा जाता है। लोक कला की श्रेणी में बांटा जाता है। राजकीय मूर्ति कला के तहत क्या होता है? तो अशोक के स्तंभों की मूर्तियां, अशोक के स्तंभों की जो मूर्तियां हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं राजकीय कला। इन्हीं को बोलते हैं हम राजकीय कला, क्योंकि राजा ने स्तंभ बनवाया और स्तंभ के ऊपर मूर्तियां बनवाई। तो वो मूर्तियां जब राजा के द्वारा निर्मित करवाई जाती है तो उस कारण उसको राजकीय कला कह देते हैं। और दूसरी तरफ लोक कला है। लोक कला में मूर्तियां भी हैं, सिक्के भी हैं, अलंकरण माने जेवर वगैरह भी है, अलंकरण है, खिलौने हैं, मृदभांड भी है। तो हम ये देखते हैं कि मौर्य काल में राजकीय कला भी उन्नत थी और लोक कला भी उन्नत थी। ये कैटेगरी के डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए कि मौर्य काल में राजकीय कला भी उन्नत हुई थी और लोक कला भी उन्नत हुई थी। अब लोक कला के अंतर्गत इन सब का डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ भाई, लोक कला भी उन्नत थी और राजा के द्वारा बनवाए गए स्ट्रक्चर मिलते हैं और उसके ऊपर बनवाई गई मूर्तियां मिलती हैं, तो राजकीय कला भी उन्नत थी। समझ गए? उसके बाद तब इसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय जो पूछने लायक है वह है मूर्तियों में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। यक्ष का कॉन्सेप्ट अपने आप में बड़ा उल्लेखनीय कॉन्सेप्ट है। जब मैं मूर्ति कला पढ़ाऊंगा मेंस में तो बताऊंगा कि यक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तो आपको बस इतना कि आप देखेंगे पटना में दीदारगंज के पास में यक्षिणी की मूर्ति मिली है, ये बड़ी उल्लेखनीय मूर्ति है। कुम्हरार का जो दीदारगंज का इलाका है वहीं पर यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो अभी पटना में जो कुम्हरार का इलाका है वहीं पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है। उसी म्यूजियम में वो मूर्ति रखी हुई भी है। मैं आपको इसका फोटो भी आगे दिखा दूंगा। इसके बाद तब आप देखो कि इनके कल्चर से रिलेटेड सारी बातें हमने कंप्लीट कर लिया। एक ही छोटी बात रह जाती है, अशोक का धम्म। अशोक का धम्म और धम्म की चर्चा भी मैंने कल के क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि धम्म के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैंने आप लोगों को पहले भी 1-2 वीडियो 3 वीडियो के बारे में बताया था कि आप वो वीडियो देख लिया करिएगा, तो उस वीडियो को देख लेने से आपको काफ़ी सहूलियत रहती है। मैं अपने चैनल के ऊपर धम्म से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो के अंतर्गत धम्म के अंतर्गत आने वाली जितनी काम की चीज़ें हैं वो सब बता दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास का दायरा थोड़ा सीमित करना पड़ता है, क्योंकि अनलिमिटेड पढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाती है कि समय ही एक्सीड कर जाता है। पीटी में मेंस में जितना पढ़ाना है, पढ़ाने के बावजूद कुछ लगता है कि अरे थोड़ा और कवर कर देते तो शायद कंफर्म हो जाते, तब कुछ भी नहीं छूटता। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इस तरीके का कोई वीडियो यदि मैं आप लोगों को देखने के लिए इनवाइट करूं तो आप उसको रिलीजियसली देख लेना और देखकर आप उसको क्या कहते हैं तैयार कर लेना। वीडियो बहुत बढ़िया है गुरुजी। तो बढ़िया है बेटा, तो देख लिया करना तुम लोग। और मैं हमेशा ही ये मानकर चलता हूँ कि मैं यदि कुछ भी बना दूँ
और आपको कह दूं कि देख लेना, तो इसका मतलब है कि मैंने पूरा रिलीजियस तरीके से उस पर काम कर लिया, काम करके उसे अपने बच्चों के सामने रख दिया कि अब बेटा इस विषय पर तुम इसके आधार पर पूरी तरह से तैयार हो सकते हो, इसके बाद तुमको किसी दूसरे स्रोत की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अब बात यहां पर रुक जाती है। अब हमारे सामने में आज के क्लास के ख्याल से जो टॉपिक बच जाता है वह है सिर्फ स्रोत, मौर्यकालीन इतिहास का स्रोत। तुम कहोगे कि सर 5 ही मिनट का टाइम बचा, स्रोत के बारे में अब 5 मिनट में कैसे बताइएगा? तो मेरा कहना है कि स्रोत तो मैं आपको क्लास के शुरुआत से ही बताता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एक लिस्ट बना दूंगा और उसी लिस्ट के माध्यम से आपकी बात पूरी हो जाएगी। बस आप दया दिखा दो, अरे बेटा हो ही जाएगा फिर तो। अब देखो स्रोत, तो मौर्य काल का स्रोत में साहित्यिक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देसी स्रोत और विदेशी स्रोत। सबसे पहले मैं आपके सामने में विदेशी स्रोत रख देता हूं ताकि वो निपट जाए। छोटा है, छोटा है, एक दफा लिस्ट दूंगा, निपटा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो विदेशी स्रोत के अंतर्गत आपके सामने सबसे पहला जो उल्लेखनीय स्रोत आएगा वो है इंडिका, इंडिका और अन्य ग्रीक एवं रोमन स्रोत। इंडिका और अन्य ग्रीक एवं रोमन स्रोत, इसके तहत मेगास्थनीज और प्लूटार्क, ये दो नाम मैं पीछे बोल चुका हूं, इन दोनों के अलावे मैं कोई नाम नहीं बोलूंगा अभी, इसलिए आप इन्हीं दोनों नामों तक अपने आप को फोकस्ड रखिए। और इंडिका के बारे में मैंने काफी डिटेल पढ़ा दिया है, तो उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर दूसरा स्रोत जो विदेशी है वह है सिंघली स्रोत। सिंघली स्रोत, सिंघली स्रोत माने श्रीलंका का स्रोत। श्रीलंका के स्रोत के अंतर्गत देखोगे तो आपको दीपवंश मिलेगा, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, मैंने आपको बुद्धिज्म पढ़ाते हुए भी कहा था कि ये इतिहास की किताबें हैं, श्रीलंका की किताबें हैं, और इन किताबों से मौर्य काल के बारे में, पर्टिकुलरली अशोक के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो ये बात हमारी पूरी हो जाती है। विदेशी स्रोत के बारे में इससे अतिरिक्त चीनी स्रोत, चीनी स्रोत, और चीनी स्रोत के अंतर्गत चलकर देखो तो आपको क्या मिलना है? फाहियान। मैंने आपको फाहियान के बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि फाहियान ने कहा है कि अशोक ने बनवाया था राजमहल, हालांकि रियल माने में बनवाया तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस तरीके से विदेशी स्रोत से संबंधित हमारी सारी चर्चा कंप्लीट हो गई। अब विदेशी स्रोत के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फिर देखो देसी स्रोत, देसी स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले अर्थशास्त्र, उसके बाद धर्मशास्त्र, तमाम वो साहित्य जो आपको अभी अभी मैंने पढ़ाया है। मौर्य काल के दौरान जितने साहित्य लिखे गए, उन साहित्यों को हम मौर्य काल के लिए एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो वो साहित्य आप बता देंगे। एंड अदर्स, मौर्य काल के तमाम साहित्य हो गया।
फिर देखोगे कि बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आज ही मैंने आपको दिव्यावदान बताया ना, दिव्यावदान। दिव्यावदान क्या है? तो इसमें कई कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। उनमें से एक बड़ी प्रमुख कथा है अशोकावदान। अशोकावदान, इसमें अशोक से संबंधित खूब जानकारी मिलती है। दिव्यावदान का एक हिस्सा है अशोकावदान, इसके अंतर्गत खूब सारी कहानी मिलेगी आपको अशोक से संबंधित। इसके बाद फिर जैन साहित्य। आपको अभी अभी मैंने बताया कि जैन साहित्य में एक साहित्य ऐसा है जो बताता है कि कैसे वहां पर अकाल पड़ा था, तो उसके बाद में भद्रबाहु चले गए थे दक्षिण भारत की ओर। इसके अंतर्गत एक और स्रोत मैंने बताया था जैन साहित्य के ही अंतर्गत, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, और यह बताया था कि परिशिष्ट पर्वन को पढ़ोगे तो पता चले कि ये ना मूल रूप से त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित नाम की किताब का परिशिष्ट है, और इसके अंतर्गत आपको कौटिल्य के बारे में बहुत गहरी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इस सब की चर्चा है हमारी पूरी हो जाती है। इसके बाद फिर आप देखो तो आपको मौर्य काल का इतिहास जानने के लिए और जिन स्रोतों के ऊपर टिकना चाहिए साहित्य के अंतर्गत, उनमें से एक स्रोत है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त नाम के एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब है। विशाख दत्त, विशाख दत्त एक नाटककार है जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है। मुद्रा माने मोहर, यहां राक्षस एक अमात्य था। अमात्य माने मंत्री। किसका मंत्री था? धनानंद का। धनानंद के मंत्री राक्षस का मुद्रा चुरा लिया चाणक्य ने, और उसके मुद्रा माने मोहर का दुरुपयोग कर करके उसकी तमाम गुप्त स्थानों तक पहुंच गया चाणक्य, और इस तरीके से धनानंद को वह षड्यंत्रों के रास्ते से पराजित कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठा दिया। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के बाद फिर अगला जो स्रोत आपको मौर्य काल का इतिहास लिखने के लिए बहुत उपयोगी लगता है वह एक है महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य व्याकरण की किताब है, पातंजलि ने लिखा है। पातंजलि ने लिखा है। भाष्य माने होता है टीका। टीका माने किसी विषय के बारे में समझाने का प्रयास करना, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना। मूल रूप से व्याकरण की किताब जो थी, जो पहली व्याकरण किताब मानी जाती है भारत की, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसी अष्टाध्यायी के बारे में काफी डिटेल से टीका किया है पातंजलि ने। उस किताब का नाम है महाभाष्य। महा माने बड़ा, बड़ा भाष्य। और उसके अंतर्गत कुछ जानकारी हमें मौर्यकालीन राजकीय सभाओं और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में मिल जाती है। इसके बाद फिर आप देखोगे कि हर्षचरित से जानकारी मिलती है। हर्षचरित किसने लिखा है? वेनसांग, सॉरी माफ करिए, वानभट्ट ने। वानभट्ट ने, वो तो हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई किताब है ना, लेकिन उसमें एक चर्चा ये आई है कि कैसे पुष्यमित्र शुंग नाम के एक सैनिक अधिकारी ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर दिया था। तो बृहद्रथ की हत्या के बारे में विस्तृत जानकारी हमको हर्षचरित की किताब के माध्यम से मिल जाती है। वानभट्ट की किताब जो हर्षचरित है उसके माध्यम से मिल जाती है। इसके बाद फिर एक है मामूल नार नाम का तमिल कवि। मामूल नार, ये तमिल कवि है, तमिल पोएट है। तमिल पोएट है, उसके माध्यम से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। डोंट गो इनटू द डिटेल कि क्या जानकारी मिलती है। इसके बाद फिर लामा तारानाथ। लामा तारानाथ,
ने भी बिंदुसार के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। बिंदुसार के सैन्य अभियानों की जानकारी दिया है। सैन्य अभियान की जानकारी दिया है। बिंदुसार के लिए एक शब्द यूज किया गया है ग्रीक सोर्सेस में भी, एमिट्रोचेट्स। इसका हिंदी वर्जन निकल गया था अमित्रघात। माने जो इसके मित्र नहीं रहे होंगे उनके ऊपर आघात किया होगा, माने इसने खूब साम्राज्यवादी अभियान किया होगा। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता कि अमित्रघात कहा किसको जाता था। ग्रीक लोग तो थोड़ा उच्चारण बदल ही देता है ना, अमिट्रोचेट्स, और उसका हिंदी वर्जन निकल गया था अमित्रघात। तो ये बिंदुसार के लिए यूज किया गया टाइटल है। और लामा तारानाथ भी ने कहा है कि उसने 2 समुद्रों के बीच के इलाके को जीता था। इसके बाद फिर आप देखोगे कि एक किताब है कलहन की राजतरंगिणी। कलहन की किताब राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। इस तरीके से देखो तो मौर्य काल का इतिहास लिखने के लिए तमाम साहित्यिक स्रोतों की सूची आपके सामने में मैंने रख दिया। साहित्यिक स्रोतों के बाद पुरातात्विक स्रोत की ओर जाओगे। पुरातात्विक स्रोत की ओर जाओगे तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्का है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मृदभांड है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में फिर अभिलेख है, उसके बाद में महल है या अन्य जो गुफाएं हैं, मैं ये सब बता चुका हूं। अभिलेख के बारे में ये कहानी है कि एक है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि उसमें नहर के निर्माण की जानकारी मिलती है। फिर सहगौरा एवं महास्थान अभिलेख, सहगौरा एवं महास्थान अभिलेख आज ही बताया हूं कि उसमें अकाल के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी कंप्लीट है। और तब बचता है सिर्फ अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख ये मैंने आपको बताया है कि इसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। इसको लेकर मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा और इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा कितना, तो 100%, नॉट इवन 99%। बाकी अन्य कलाकृतियां वगैरह उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक कलाकृति देख लो। यही देखो, क्या कहते हैं, मूर्ति है, यक्षिणी वाली मूर्ति जो मैंने बताया था ना, यही मूर्ति है। बाकी सारी मूर्तियां वगैरह इधर इधर है सब, जो आज मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। लेकिन यही सब जो अशोक के अभिलेख वगैरह है ना, इसका डिटेल मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, उसकी चिंता ना करिएगा। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपके उसी क्लास वाले वीडियो में दूंगा। जो चर्चा, ये देखो एक विशेष अभिलेख है, मात्र इसकी चर्चा अभी बता देता हूं कि सन्नाती एक जगह है कंगनहल्ली के अंतर्गत कर्नाटक में, जहां पर कि अभिलेख में लिखा हुआ है राइनो अशोक, माने अशोक नाम का राजा जिसकी मूर्ति यहां पर दिखाई देती है। ये अशोक है, ये उसकी पत्नी है। ये देखो छत्र वगैरह लगा हुआ है उसके माथे के ऊपर, बाकी साथ में दास दासियां हैं। लेकिन इन सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने कहा कि एक वीडियो आई विल गिव टू यू and that will make your work absolutely perfect and comfortable. So this is it for today and you can say कि Mauryan topic हमारा complete हो गया है। We'll meet on Monday for the next topic, that is post Mauryan period. नमस्कार, take care, bye bye.